मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि जो लोग युगों युगों से हमारी परछाई से भयभीत होते रहे हैं, हमारे हाथ का पानी पीना वो अपराध मानते रहे हैं और दूर से भागते रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारी कन्या के साथ प्रेम प्रसंग कैसे कर सकते हैं। इसलिए निहायत बकवास और ये मनगढ़ंत और अपने बचाव में दिया गया झूठा और बेबुनियाद एक तथ्य है और जिसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। दद्दू प्रसाद जी भी हाथरस के आरोपी हैं। उनका एक लेटर आता है और बताया जाता है कि यह है प्रेम प्रसंग का मामला है और इसके माता पिता ने, पीड़िता के माता पिता ने ही उसको इस वारदात को अंजाम दिया है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? अभियुक्त अपने बचने के लिए हजार तरीके अपनाता है, पर अभियुक्त को अभियुक्त के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मीडिया को भी और जांच एजेंसी को भी अभियुक्त को अभियुक्त के नज़रिए से देखना चाहिए। मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि जो लोग युगों युगों से हमारी परछाई से भयभीत होते रहे हैं, हमारे हाथ का पानी पीना वो अपराध मानते रहे हैं और दूर से भागते रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारी कन्या के साथ प्रेम प्रसंग कैसे कर सकते हैं। इसलिए निहायत बकवास और ये मनगढ़ंत और अपने बचाव में दिया गया झूठा और बेबुनियाद एक तथ्य है और जिसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब ये घटना के लगभग 1 महीने के पश्चात जो 14 सितंबर को ये घटना हुई और अब ये 14 अक्टूबर होने जा रही है। सीबीआई जबकि तथ्यों को जांच एजेंसी के लिए बहुत ही ये चुनौतीपूर्ण कार्य है कि जो भी साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया जाए और उनको संग्रहित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई है और सीबीआई पे अगर सवाल उठता है तो मैं समझता हूं कि सीबीआई अपनी विश्वसनीयता के प्रति भी सचेत होगी और सचेत रहना ही चाहिए, नहीं तो देश में फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सीबीआई को इस मामले में बहुत ही महीनी के साथ और बारीकी के साथ सूक्ष्म अन्वेषण करके साक्ष्यों को इकट्ठा करना होगा। और जहाँ तक नार्कोटिक्स के बारे में बात कही जा रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि नार्कोटिक्स तो सबसे पहले उस डॉक्टर का हो जिसने कि इस केस के मृत घोषित किया पीड़िता को, और उसके बाद जिन लोगों ने बहुत ही अपराध करते हुए रात में और बिना परिवार की मर्जी को डेड बॉडी को जला दिया है, उनका नार्कोटिक्स होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये बहुत ही जघन्यतम नृशंस हत्याकांड है और जिससे कि पूरे देश की मानवता हिल गई है। मीडिया ने जिस तरीके से कुछ दिनों में तो साथ दिया, मीडिया को भी 14 सितंबर से सक्रिय होना चाहिए था, जो कि नहीं सक्रिय हुआ। और इसमें मैं सीबीआई से कहना चाहूँगा कि फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई तत्काल प्रारंभ होनी चाहिए और जो भी सीबीआई सीआरपीसी के तहत विवेचना करती है वो विवेचना की प्रगति रिपोर्ट डे टू डे कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए और इसमें सीनियर जज की अध्यक्षता में इसकी सुनवाई हो। और मैं इस तरीके, चूँकि अगर इसमें जितना डिले दद्दू जी कहा जा रहा है कि यह है उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, उत्तर प्रदेश के सरकार को निश्चित रूप से बदनाम करने की बात नहीं है, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से लापरवाही बरती है, बल्कि ये भी आया कि सब कुछ जानते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कान में तेल डाल करके बैठे रहे और इस पे एक्शन नहीं लिया। इस पे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, मैं समझता हूं कि 14 सितंबर को अधिकारियों ने उनको पूरा रिपोर्ट किया होगा, नोटिस दिया होगा। जब जलाया जा रहा था तो उसकी भी रिपोर्ट अधिकारियों ने दिया और वो लाइव देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो निहायत मुख्यमंत्री निंदनीय कृत्य है कि उन्होंने इस पे कठोर कार्रवाई नहीं किया। जो जिलाधिकारी के ऊपर उंगलियां उठी हैं, जिलाधिकारी तो अभी भी सेफ बैठा हुआ है और जो पुलिस अधीक्षक और कार्रवाई की गई है, ठीक है, वो कार्रवाई
प्रशासन ने की है। और जहाँ तक नार्को टैक्स की बात है, तो क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री का नार्को टैक्स किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो निश्चित रूप से इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका है वो कतई पाक साफ नहीं है, संदिग्ध है। और आने वाले समय में सरकार का तो अदालत और ये सीबीआई चूंकि सेंट्रल की जांच एजेंसी है, तो उच्च अधिकारियों की जो भूमिका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई को इसका भी जरूर संज्ञान लेना चाहिए। चूँकि डीजीपी इसमें क्या कर रहे थे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसमें क्या कर रहे थे और इसमें जिलाधिकारी की क्या भूमिका थी, तो बेहतर रहेगा कि सीबीआई इन सारे तथ्यों की, चूँकि SC/ST एक्ट के धारा 4 के अंतर्गत ये सभी अधिकारी इसमें जिम्मेदार होते हैं। SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत तो सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। और जो केस पंजीकृत हुआ है वो SC/ST एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ है, तो इसमें सीबीआई को इस दृष्टिकोण से विवेचना की जानी चाहिए और फास्ट ट्रैक से इसमें सुनवाई की जाए। कहा जा रहा है कि इसको लेके जातीय दंगा कराने की बात हो रही है। जब आपने SC/ST एक्ट कहा तो कहा कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसके आधार पर जातीय दंगा कराने की बात हो रही है और कई 100 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हुई है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार, प्रशासन और मीडिया का ये बहुत ही घिनौना चेहरा है, निहायत बेबुनियाद आरोप है ये, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और जिस तरीके से ये मामले को मोड़ने की बात है और किसी तरीके से इस तरीके की कोई बात, हमारे जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो इसी देश में तो अपने संपर्क बना नहीं पा रहे हैं, मदद ले नहीं पा रहे हैं, विदेशी मदद की कहाँ से बात आएगी। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से झूठी बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कहीं भी कोई दलित पीड़ित परिवार के लिए साथ कोई बलात्कार होता है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो बहुत छोटे से कॉलम में उसका आर्टिकल आता है। लेकिन अब बड़े बड़े मीडिया हाउस तक ये दिखा रहे हैं कि जो ये बलात्कार कांड हुआ है यह उसके माता पिता ने करा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत ही, मीडिया का अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो बहुत ही जघन्यतम है, क्रूरतम है और मामले को कमज़ोर करने की बात है। कौन सा अपना माँ बाप होगा जो इस तरीके की घटनाओं के लिए अपनी मूक दर्शक बना रहेगा। हम इसकी, मीडिया के इस घृणित चेहरे की निंदा करते हैं। बुलगड़ी के अंदर, हाथरस बुलगड़ी के अंदर धारा 144 लगी होती है, महापंचायत हो जाती है, तो वहाँ के दबंग लोग बोलते हैं इसका निर्णय पंचायत करेगी, ना कि सरकार करेगी, संविधान करेगा। इसको क्या कहना है? ये देखिए, जितनी पंचायतें हैं देश भर में, ये भारत के संविधान में, आईपीसी में इनको कोई जगह नहीं है, कहीं से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। ये मनु विधान के अंतर्गत स्वीकृत पंचायतें हैं और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जब हमारी सरकार थी 1995 में और 1997 में, हम लोगों ने इस पे बहुत कठोर एक्शन लिया था और कठोर एक्शन करके, और ये इस तरीके की पंचायतें करने की अनुमति देना ही ये अराजकता को, जंगल राज को बढ़ावा देना है, लोगों को सह देना है। इसलिए इसमें तो सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो हम इस मुद्दे को, जनता की अदालत में गया है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं संज्ञान लेता है तो उससे ऊपर पीपुल्स कोर्ट है और पीपुल्स कोर्ट में हम इसको ले जाएंगे। आप 4 बार मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो किस तरीके से लगता है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो एट्रोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है वह ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर? भारत के जो वंचित और शोषित पीड़ित लोग हैं, कर लिया, भारत के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, तो उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है। और इस सरकार, ये निश्चित रूप से हम अनेक बार कहते आए हैं, क्रूरतम आतंकवादी सरकार है। स्टेट टेररिज्म का चेहरा हम पूरी तरीके से, ये इससे बड़ा सरकारी आतंकवाद क्या हो सकता है कि रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात को ही पुलिस की कस्टडी में मीडिया नहीं जा पा रहा है, पत्रकार नहीं जा पा रहे हैं, दिन में नहीं पत्रकार जा पा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन को, कोई राजनेता जो उनको हिम्मत देने, ढाढ़स बंधाने जाना चाह रहे नहीं, क्या छुपाना चाह रही है पुलिस। निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक चीज़ें पुलिस छुपाना चाह रही है। सीबीआई को उन सारे तथ्यों को उजागर करना होगा और ये जो चेहरा है ये बहुत ही खतरनाक है।
हम इसके आने वाले समय में इसको सबक सिखाया जाएगा। इस तरीके के कारनामे आपके सरकार में भी हुआ करते थे क्या? नहीं, हमारी सरकार के दौरान मानवर कांसीराम जी के मार्गदर्शन में जो सरकारें चली हैं उसमें ऐसी घटनाओं के ऊपर कठोर एक्शन लिया गया है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हमारी सरकार के दौरान नहीं हुई हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।